शुरू कर सकें। जल्दी से बताइए, क्या आप सभी तक ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन है कि आप सभी के 29 जून के एग्जाम में यूजीसी नेट पेपर 2 ज्योग्राफी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो 100% एक्सपेक्टेड हैं, जिनसे डेफिनेटली सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछा ही जा सकता है, उन सभी को हम आज की इस क्लास में हाईलाइट करेंगे। और जो कि आपके लिए इस बचे हुए टाइम में, जो भी 4-5 दिन आप सभी के पास बचे हुए हैं, इसमें आपको रिवीजन करके जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। हमेशा हम इस सेशन को करते हैं, तो अब आप सभी का एग्जाम नजदीक है तो इस सेशन को करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि हम क्लास को जल्द से जल्द शुरू कर सकें। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लगातार रिवीजन प्रैक्टिस, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप कर रहे होंगे। ठीक है सर, डर लग रहा है। डर लगना स्वाभाविक है, सभी को इस समय पर डर लग रहा होगा। ऐसा कोई नहीं है जिसे डर नहीं लग रहा होगा। ये पिछली जो हमारी क्लास हुई थी कि लास्ट के बचे हुए दिनों में आपको क्या करना चाहिए, उसमें भी हमने डिस्कस किया था ना। तो अब आपको डर के बारे में नहीं सोचना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अब आपको आउटपुट देने का टाइम है। ठीक है, अब आपने जो भी पढ़ा है उसको आपको एग्जाम में जाकर के प्रोड्यूस करने का टाइम है। ये बाकी चीजें सोचने का टाइम नहीं है। ठीक है। पढ़ाई करते हुए नींद आती है, कोई बात नहीं, 4-5 दिनों बाद आराम से सो जाना। 2-4 दिन के लिए आराम से सोते रहना, बस 4-5 दिन की बात है। इन 2-4 दिनों के बाद आराम करना। लेकिन कुछ टाइम तक थोड़ा सा और अपने आप को होल्ड करके रखिए, और उसके बाद फिर हम जब ये एग्जाम हो जाएगा तो फिर आपके पास टाइम होगा, चिंता मत कीजिए। कल्चरल सोशल का बहुत सारा पार्ट देखिए इंडियन ज्योग्राफी में हो जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज में आए हैं उनको आप थोड़ा देख लीजिए। बाकी बहुत टाइम इन पर टाइम आप इन्वेस्ट मत कीजिए। ठीक है। लैब असिस्टेंट, देखिए हमारा मुख्य जो उद्देश्य है और फोकस है वो यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर सेट, इस पर रहता है। अगर कभी इसके बारे में विचार बना तो हम देखेंगे। टेस्ट सीरीज से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा, डोंट वरी। ओके, चिंता मत कीजिए। मॉक टेस्ट में आपके 125 कैसे आ सकते हैं, या तो फिर 126 आएंगे या 124 आएंगे। ओके, ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज देखिए, आजकल 2 दिनों से ये समस्या चल रही है यहाँ पर स्टूडियो में। इंटरनेट बंद हो चुका है, बहुत बार फोन कर दिया है। आज हो सकता है कि अभी टाइम 5 तो बज गए, हो सकता है कि 6 बजे तक इंजीनियर आए और वो इस समस्या को समाधान करे, इसे रिजॉल्व करे। ठीक है, इस वजह से आज सुबह की क्लास भी नहीं हो पाई, लेकिन मैंने सोचा कि आज आपके लिए ये सेशन करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इस सेशन को कर रहे हैं। जो कि जाहिर सी बात है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हाईलाइट कर लेना आपके लिए जरूरी है। ठीक, एक बार दोबारा से कर दीजिए अगर नहीं देखा गया तो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मैसेज नीचे चला जाता है। ठीक है। तो दोबारा मैसेज कर दीजिएगा। इसके अलावा देखिए, फर्स्ट पेपर 1 से रिलेटेड 7 बजे आज ही, जैसे ही ये सेशन खत्म होगा तो 7 बजे अजय सर आने वाले हैं लाइव, और आपको पेपर 1 के संबंध में बहुत सारी बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाले हैं। आज सपना जी का बर्थडे है, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये जो महीना है, अब एग्जाम भी आपका नजदीक है, तो ये साल, ये बर्थडे आप सभी, आपको सपना जी एक
नई उम्मीद, नई खुशी और नया मुकाम दे करके जाएगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। हैप्पी बर्थडे आपको। और आप सभी भी सपना जी को हैप्पी बर्थडे विश कीजिए, कर सकते हैं। अपनी अपनी दुआएं, अपने विचार आप प्रकट कर सकते हैं। मैराथन, मैराथन की आप बात कर रहे हैं, इसी पर मैं यहीं से अपनी बात शुरुआत करता हूं। 7 घंटे की एक महा मैराथन आपके लिए अपलोड की गई है। आप में से मैं जानता हूं कि बहुत सारे आप स्टूडेंट होंगे जिन्होंने महा मैराथन कवर कर ली होगी, है ना। लेकिन फिर भी जिन्होंने महा मैराथन कवर नहीं करी है, आज उसमें लगभग 10,000 व्यूज होने वाले हैं। 10-12 दिन पहले अपलोड करी थी, तो 10-12 दिन से लेकर के आज तक 10,000 स्टूडेंट्स उसे देख देख चुके होंगे कुछ टाइम तक, ये 2-3 दिनों में। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने इस महा मैराथन से लाभ उठाया है। और आपका एग्जाम अभी भी 2-3 दिन उसमें है। आपके पास 2-3 दिन है, वैसे तो 29 तारीख को एग्जाम होगा, आज आपका 24 तारीख है, तो 4 दिन तो है ही आपके बीच में। लेकिन एग्जैक्टली एक दिन पहले भी आप 7 घंटे की महा मैराथन तो नहीं देख पाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन आपको है, अभी आपके पास जो बचे हुए 3 दिन है, महा मैराथन को जितनी बार और देख सकते हैं उतनी बार देखिए। और ये मेरा वादा है आपसे, आप एग्जाम हॉल में जिस दिन जाएंगे 29 तारीख को, आकर के कमेंट में जरूर बताएंगे, उसी वीडियो के कमेंट में, कि इस महा मैराथन ने देखिए आपका कितना काम आसान कर दिया। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, कमेंट करेंगे, तब आपको इस बात का अंदाजा होगा कि क्या आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। महा मैराथन में जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब कुछ रिवाइज कराया गया है, सब कुछ बताया गया है। और यहीं से मैं आज अपनी बात शुरुआत करने वाला हूं। एक तो देखिए, आपको महा मैराथन ये जितना हो सकता है इन 2-3 दिनों में भी 2-3 बार रिवाइज कर लेना है। दूसरी बात, अपने जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उन शॉर्ट नोट्स को आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। तीसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 6 बजे शाम के जो आपका शिफ्ट है उसमें जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। साथ ही अभी मैं आप में से देख रहा था, किसी का कमेंट है यहाँ पर कि मुझे फीवर हो गया है। संभवी, मैंने ये आप पिछले सेशन में भी आपसे कहा था ना कि आपको अपना ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। पढ़ाई के चक्कर में, रिवीजन के चक्कर में, ये नहीं कि आपको अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेना है, सोना नहीं है, या फिर आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हो जाएं। इन सब से भी आपको ध्यान रखना है अपना, क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी इस बचे हुए समय में, जो नाजुक समय है, तो इसका फिर आप ही को इसका फल मिलेगा। तो ये भी अच्छा नहीं है। अपना भी ध्यान रखिए। ठीक है, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। अब देखिए, शुरुआत करें हम अगर पहले हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन करें। ह्यूमन ज्योग्राफी में देखिए, आप जानते हैं सबसे जरूरी चीजें हैं थ्योरीज, मॉडल्स, थ्योरीज, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आप चाहे किसी भी यूनिट को उठा करके देख लीजिए, 7 घंटे की मास्टर वीडियो भी आप देखेंगे, उसमें भी हमने सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी चीज पर किया है तो वो है थ्योरीज। मास्टर वीडियो में भी आप जो मास्टर वीडियोज हैं उनको भी देखेंगे, महामैराथन भी देखेंगे, थ्योरी सबसे ज्यादा जरूरी है ह्यूमन ज्योग्राफी में स्पेशली। और ह्यूमन ज्योग्राफी की जो थ्योरीज हैं वो काफी डिटेल में पूछी जाती हैं, चाहे इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में वॉन थुनेन है, क्रॉप कॉम्बिनेशन थ्योरी है, रफीउल्लाह का मॉडल है, डोई का मॉडल है। ठीक है। अगर हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में देखें तो वेबर की थ्योरी है, स्मिथ की थ्योरी है, टॉड प्लेंडर है, ठीक है, लॉश की थ्योरी है, क्रिस्टॉलर की थ्योरी है, हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी है पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, माल्थस की थ्योरी है, और मार्क्स की थ्योरी है अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी को देखें। और साथ ही माल्थस का सिद्धांत है। ये सभी बहुत डिटेल में आपको रिवीजन करके जाने हैं, क्योंकि इनसे असर्शन रीजन का भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा ही। इनसे 4-5 स्टेटमेंट के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इनके जो फैक्ट्स हैं वो मालूम नहीं होंगे तो इनके 4-5 सवालों के स्टेटमेंट्स को आप डिकोड नहीं कर पाएंगे।
इसलिए देखिए, फैक्ट से बनते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फिर कोड। तो अगर आपको कुछ फैक्ट मालूम नहीं होंगे तो आप उन स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे फिर वो आपको मुश्किल लगेंगे। इसलिए आपको उन फैक्ट्स को जरूर याद रखना है जो भी आपने उस थ्योरी के संबंध में पढ़ा है। समझ रहे हैं बात? चाहे किसी भी यूनिट का सिद्धांत हो, फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में रिमलैंड है, हार्टलैंड है, और बाकी कुछ और भी माइनर थ्योरीज हैं, उनको भी देख लेना है आपको। इसके अलावा अगर आप यूनिट 8 पे आ जाएं, यूनिट 8 ज्योग्राफिकल थॉट, यूनिट 8 ज्योग्राफिकल थॉट सबसे आसान है, लेकिन इसमें याद करने वाली चीजें ज्यादा है, जो कि आप इस समय तक आने तक काफी चीजें ऑलमोस्ट याद कर ही चुके होंगे। बुक्स आपको याद करनी है, बुक्स हैं और स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उन स्कूल ऑफ थॉट्स का सीक्वेंस क्या है, किस स्कूल से कौन कौन से स्कॉलर संबंधित हैं, उनकी बुक्स के नाम, उनके कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि ये इस स्कॉलर का, डिटेल नहीं देखनी है, या फिर उनके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये सभी चीजें, यही चीजें अभी तक पूछी गई हैं, आगे भी पूछी जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए ऐसा है ना, अगर आप पूरे सिलेबस को देखें पूरा सिलेबस इस तरह से डिजाइन है, ना ही वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल है, ना ही पूरी तरीके से फैक्चुअल है। आप इस बात पे भी सोचिए, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक यूनिट को देखेंगे तो आपको लगेगा, दिखाई देगा ये तो बहुत कॉन्सेप्चुअल यूनिट है। अगर आप वहीं दूसरी यूनिट को देखेंगे आपको लगेगा कि ये तो फैक्चुअल है। तो इस तरह से यूजीसी ने जो सिलेबस डिजाइन किया हुआ है उसमें कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स दोनों का समन्वय है। अगर सिर्फ फैक्ट्स वाली यूनिट ज्यादा होंगी तो भी आपके लिए मुश्किल वाली बात होगी, यस और नो। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स वाले ही यूनिट्स ज्यादा होंगी, जैसे मान लीजिए अगर हर एक यूनिट क्लाइमेटोलॉजी की तरह होने लग जाए तो भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हर एक चीज को समझना, हर एक चीज को सीक्वेंस में बांधे रखना, तो भी ये आसान काम नहीं होगा। हर एक यूनिट इंडियन ज्योग्राफी की तरह हो, हर एक यूनिट ज्योग्राफिकल टेक्निक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरह हो, तो ये आपके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए समन्वय है, ठीक है, एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी बिठाने की कोशिश की गई है कि हर तरह के स्टूडेंट को परेशानी ना हो, और आपको हर तरह की जानकारी होना जरूरी है। कहीं पर आपको फैक्ट्स भी होना जरूरी है, कहीं पर आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी होना जरूरी है। जब आप फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ लेकर के चलते हैं तब आप एक अच्छा सिलेबस अपना प्रिपेयर कर पाते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर पाते हैं। ठीक है ना, अगर एक दिशा में आगे बढ़ेंगे तो फिर ये प्रिपरेशन नहीं कहलाएगी, कम से कम यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए। जैसे आपने देखा होगी कि वनडे एग्जाम जो होते हैं, एसएससी, रेलवे वगैरह के एग्जाम जो होते हैं, उनमें फैक्ट्स पर बहुत फोकस किया जाता है, यस और नो। जैसे जैसे एग्जाम का स्तर बढ़ता रहेगा वहां पर कॉन्सेप्ट्स का, फैक्ट्स का आपको अच्छा तालमेल दिखाई देगा। समझ रहे हैं बात? और यूजीसी नेट का एग्जाम, यूजीसी नेट जेआरएफ का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है, ये वही एग्जाम है जहां पर आपको ये तालमेल अच्छा दिखेगा। तो इस बात से आप परेशान मत होइए, जहां एक तरह की यूनिट है वहां दूसरे तरह की यूनिट भी है। सेंसस ऑफ इंडिया में देखिए अगेन मैंने आपको काफी समय पहले ये बताया है कि सेंसस ऑफ इंडिया में आपको 5-7 चीजें हैं जो देखनी होती हैं। वो 5-7 चीजें क्या है? सेंसस ऑफ इंडिया में, एक सेकेंड, सेंसस ऑफ इंडिया में जो 5-7 चीजें हैं क्या है वो? इसमें आपको कंप्लीट पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, टॉप 5 स्टेट और लीस्ट 5 स्टेट, पॉपुलेशन डेंसिटी टॉप 5, लीस्ट 5, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन पॉपुलेशन, एससी एसटी पॉपुलेशन, ओके। और इसके अलावा इस तरह की जो 5-7 कुछ चीजें हैं उनको आप ध्यान रख लीजिए। आपको पूरे सेंसस की हर एक स्टेट के बारे में जानकारी होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। टॉप 5, लीस्ट 5, अभी भी आपके पास समय है, चिंता मत कीजिए। आपको एक तरीका मालूम होना चाहिए तैयारी का, करेक्ट। अगर आप हर एक चीज को शब्द से शब्द और किसी भी बुक को कवर टू कवर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। होगा या नहीं होगा, आप खुद सोचिए। अब जैसे आप देखिए, आपको इतनी सारी किताबें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, यहां से यहां तक
बहुत सारी आपको किताबें दिखाई दे रही होंगी। अगर आप हर एक किताब को कवर से कवर तक पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा या नहीं होगा। जैसे हर एक बुक को कम से कम कंपटीशन के लिए कवर टू कवर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वैसे ही फैक्ट्स भी हर एक फैक्ट आपके लिए जरूरी नहीं होता है। इस समय पर आपको आइडेंटिफाई करना है, यही चीज तो इसीलिए तो ये सेशन है कि उन फैक्ट्स को ढूंढिए, उन फैक्ट्स पर फोकस कीजिए जो एग्जाम में आएगा। और यहां तक पहुंचने पहुंचने तक आपको ये बात मालूम होती है किन फैक्ट्स पर फोकस करना है। आपको ईयर्स पर, बुक्स पर, और थ्योरी कौन सी थ्योरी, कौन सा कॉन्सेप्ट किस स्कॉलर ने दिया है, इन पर फोकस करना है। जो अननेसेसरी चीजें हैं जो आपने ऐड करी हैं अपने नोट पर, उन पर फोकस आपको नहीं करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसलिए उन चीजों पर फोकस करना बंद कर दीजिए, रहने दीजिए उनको, वो एग्जाम में नहीं आएंगी। और जो चीज आपके एग्जाम में नहीं आएगी उससे कोई फायदा नहीं है, उस पर समय व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्लियर है सभी को बात? हाँ बिल्कुल। देखिए अनीश, इस चीज पर हम जरूर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके लिए एक सेपरेट सेशन होगा। अब एक शब्द में, अगर एक वाक्य में मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं, जैसा कि आपने पहले भी सुना है, इसी वजह से आप ये बात बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि जो बाकी स्टूडेंट हैं वो इसको कुछ अलग समझ लें, फिर बाद में दिक्कत हो जाए। इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी है कि इसके लिए एक सेशन किया जाए जिसमें ये सभी को अच्छे से समझाया जाए। ठीक है? इसके अलावा आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका इससे संबंधित कोई और भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी में जितनी भी थ्योरीज हैं, मॉडल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उन पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। वो थ्योरी किसने दी, कब दी, किसी बुक का अगर नाम है, उस थ्योरी की इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, उसमें क्या क्या डिस्कशन किया गया है, उसके अजम्पशन, उसके पूर्व कथन क्या है। ठीक है? उसमें कोई इंपॉर्टेंट टर्म का डिस्कशन है तो वो, क्योंकि ये सब चीजें आप ऑलरेडी देखते हुए आए हैं और आपने अभी तक उनको याद कर लिया हो। लेकिन मेरा यहाँ पर ये उद्देश्य है कि आपको उन चीजों पर फोकस करवा दिया जाए, हाईलाइट करवा दी जाए उन चीजों को। जैसे मान लीजिए क्रिस्टॉलर की थ्योरी है, तो क्रिस्टॉलर की थ्योरी का ईयर, बुक का नाम, किस एरिया पर बेस्ड है, उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे थ्रेशोल्ड क्या है, रेंज ऑफ गुड क्या है, ये K3 क्या है, K7 क्या है, K4 क्या है। ठीक है? इस तरह की बातें आपको हर एक थ्योरी के बारे में कम से कम ह्यूमन ज्योग्राफी में पता होनी चाहिए। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी को देखें, यूनिट 9 को देखें, और यूनिट 8 मैंने बताया कि वो बिल्कुल फैक्चुअल है, तो आपको बस उसमें रिवीजन करना ही है। ठीक है? इसके अलावा यूनिट 8 में एक चीज और ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें सिर्फ स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, कुछ इज्म है, वाद भी है। तो आपके पास जो नोट्स बने हुए हैं, उन नोट्स में से हर एक इज्म की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप उसको हाईलाइट कीजिए, उसी को पढ़िए। उससे संबंध, जैसे मान लीजिए कि डिटर्मिनिज्म है, पॉसिबिलिज्म है, नियो डिटर्मिनिज्म, ह्यूमनिज्म, जितने भी इज्म हैं, इनसे संबंधित स्कॉलर का नाम, इनसे संबंधित एक कोई लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए जिसको आप मैच द फॉलोइंग के सवाल में ढूंढ करके उससे मैच कर सकें। बहुत सारी डिटेल पढ़ के कोई फायदा नहीं हुआ। डिटर्मिनिज्म के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात पता हो, नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में एक कोई इंपॉर्टेंट बात पता हो, पॉसिबिलिज्म के बारे में एक इंपॉर्टेंट वाक्य आपको मालूम होना चाहिए। इतना कंसाइज कीजिए अपने रिवीजन को। बिल्कुल पोथी खोल करके उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी चीजें आप जानते हैं, उससे संबंधित आप लिंक कर देंगे, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 4 अगर कॉन्सेप्ट आए, 4 उनके स्टेटमेंट आए, उनको मैच करने का अगर सवाल आ गया तो आपको इतना कंसाइज मालूम होना जरूरी है, उनके स्कॉलर का नाम, और डेफिनेटली अगर उससे संबंधित ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है तो। ठीक है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ये बात आप समझ रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है यूनिट 8 से संबंधित। यूनिट 9 को अगर हम देखें तो यूनिट 9 में प्रैक्टिकल है, तो इसमें कार्टोग्राफी बहुत इजी सेक्शन है, जिसमें मैप्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैप, क्वालिटेटिव मैप है, क्वांटिटेटिव मैप है, फिर मैप की टेक्निक्स हैं अलग अलग प्रकार की, स्केल हैं अलग अलग प्रकार के, और इसमें कई सारे डायग्राम्स हैं, लाइन डायग्राम है, पाई डायग्राम है, स्कैटर डायग्राम है, स्टार डायग्राम है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप यूनिट 9 में ही दूसरे सेक्शन में देखें, रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS, तो इसमें कुछ बेसिक बेसिक चीजें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसके बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम,
अलग अलग प्रकार के सेंसर, ठीक है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म, एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म, स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। इसके अलावा रास्टर डाटा, वेक्टर डाटा और जीआईएस, बेसिक जीआईएस आपको मालूम होना चाहिए। जीपीएस के बारे में थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। इसके अलावा मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस में 10-11 कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे स्ट्रीम स्ट्रीम रेशियो है, बाइफर्केशन रेशियो है, इस तरह के ये कुछ और भी कर्व हैं इसमें, हिप्सोमेट्रिक, हिप्सोग्राफिक कर्व हैं। ये 10-11 हैं जिनको बताया गया है। उनको आप बेसिक, उनकी एक लाइन, उनका एक फॉर्मूला याद करके बस अपना तैयार रखिए, ठीक है। इसके बाद यूनिट 9 के बाद यूनिट 10 की तरफ अगर हम आए तो इसमें यूनिट 10 भी दिखाई देने में लेंदी है, लेकिन इसमें फैक्ट्स थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर नहीं फील होंगे, क्योंकि उन कॉन्सेप्ट्स को आप ऑलरेडी बाकी यूनिट्स में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब ये अलग चर्चा का विषय है, लेकिन बस मैं अभी आपको यहाँ पर हाईलाइट करूंगा। जैसे जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, ठीक है। इसके अलावा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हिमालय है हिमालय, गंगेटिक सिस्टम, ये सिंधु गंगा का मैदान है, प्रायद्वीप भारत है, प्रायद्वीप भारत का पठार है, कोस्टल प्लेन है, तो ये सब फिजियोग्राफी आपको पता होनी चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम, पॉपुलेशन, और जिस पर बहुत फोकस किया जाता है वो है पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज का चैप्टर है, तो ये बहुत फोकस वाले एरिया है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे रीजनल प्लानिंग डेवलपमेंट है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है। ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं, डिटेल में और ज्यादा सवाल जिनसे बनते हैं जो मैंने आपको अभी बताए, जैसे कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, रिवर सिस्टम, इसके अलावा पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर बड़ा टॉपिक है, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें रिसोर्सेज का टॉपिक है। तो ये कुछ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं, इन पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, टाइम बचे बाकी को भी देख सकते हैं। ये फिजिकल ज्योग्राफी और यूनिट 8, 9, 10 ये तीनों है। बचा ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन। ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन लगातार इजी होता चला जा रहा है, क्योंकि उससे जितने सवाल अभी तक पूछे गए हैं उन्हीं को घुमा फिरा करके, इधर उधर करके आपको सवाल देते हैं। करेक्ट, यस और नो? अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी भी एक तरीके से यूनिट 8 की सवाल की संख्या जैसे पहले पूछी जाती थी, उतने सवाल तो नहीं बनते, लेकिन फिर भी अगर 4 यूनिट हैं तो उनसे 30 सवाल के करीब आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, एनवायरनमेंट, इन 4 यूनिट से 30-35 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको याद रख लेने हैं। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में देखा जाए तो यूनिफॉर्मिटेरिज्म तो है ही, ठीक है। इसमें डेविस, पेंक, एलसी किंग के लैंडफॉर्म डेवलपमेंट मॉडल हैं ही, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, उनसे भी पहले की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, माउंटेन सिस्टम है, वोल्केनो है, अर्थक्विक है। ये बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको मालूम होना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे कि आइसोस्टेसी है, रॉक सिस्टम है, इनको बेसिक बेसिक जरूर आप याद करके लेके जाएं। अगर क्लाइमेटोलॉजी में देखें तो क्लाइमेटोलॉजी में इंसोलेशन का टॉपिक बहुत पूछते हैं, टेम्परेचर का टॉपिक बहुत पूछते हैं, ठीक है। इंसोलेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी मैच द फॉलोइंग के सवाल में काफी आता है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। इसके अलावा लोकल विंड्स काफी पूछते हैं, लोकल विंड्स पर फोकस कीजिए। और इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी में ही अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट देखें, जो कि वर्ल्ड लेवल पर कोपेन थॉर्थ और ट्रेवार्था का, साथ ही उसका इंडिया में जो रेफरेंस है, इंडिया के संदर्भ में वो काफी ज्यादा सवाल पूछता है। AW क्लाइमेट कहाँ पर है, BSSW कहाँ पर है, BWSW कहाँ पर है इंडिया में, तो इस तरह से सवाल पूछता है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। यूनिट 3 ओशनोग्राफी की तरफ आए तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ओशन वाटर, असर्शन रीजन के सवाल, मैच द फॉलोइंग के सवाल, और उससे स्टेटमेंट के सवाल जरूर बनते हैं। सैलिनिटी, डेंसिटी, टेम्परेचर ओशन वाटर का, कोरल रीफ, टाइड,
ठीक है। और ये कुछ टॉपिक हैं जो कि बहुत जरूरी है ओशनोग्राफी में। इन्वायरमेंट तो इजी है ही, और इन्वायरमेंट एक ज्यादा फायदे वाली यूनिट भी है, क्योंकि ये पेपर वन में भी आपसे पूछी जाएगी। पेपर वन में और इसमें जो ओवरलैप करता है, बायोस्फीयर रिजर्व हो सकते हैं, इकोसिस्टम हो सकता है, इकोलॉजी हो सकता है, क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है, अर्बन हीट आइलैंड है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है। ये पैराग्राफ के सवाल भी इससे टॉपिक बन जाते हैं। साथ ही इसमें इन्वायरमेंट कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स, जो कि पेपर वन में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, पेपर टू में तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ब्रोडलैंड कमीशन, ठीक, क्लाइमेट चेंज से संबंधित और भी जो भी कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स हैं, ओजोन डिप्लेशन से संबंधित जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, एसडीजीज हैं, एमडीजीज हैं, ये पेपर वन में भी आते हैं, पेपर टू में भी आते हैं। क्लाइमेट चेंज का पैराग्राफ पेपर वन में भी पूछा गया है, पेपर टू में भी पूछा गया है। ग्लोबल वार्मिंग का पैराग्राफ भी पेपर वन में आया है, अर्बन हीट आइलैंड का पैराग्राफ आया है। तो ये पेपर वन के भी हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सब नहीं करने होते हैं, जो भी आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये आपको देखना है। ठीक है, समझे बात? जो इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीक्वेंट है, जहां से सवाल बनेगा, जो सिलेबस में लिखा है, जो आपने अभी तक तैयार करा है। समझा मेरी बात? क्लियर है सभी को? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसी तरह से देखते चलिए। समझ में आ रही है आप सभी को बात? जो भी आपने अभी तक बहुत ज्यादा ऐसी चीजें तैयार करके रखी है ना जो बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, उन पर परेशान मत होइए। उन चीजों के लिए हर एक चीज इस समय इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कुछ चीजें डिस्कार्ड भी करनी होंगी। देखिए, हमारी तैयारी इस तरह से होते हुए आती है, बहुत ब्रॉड स्तर से धीरे 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 करके इस तरह से सूक्ष्म स्तर की तरफ आप बढ़ेंगे। जितना अति सूक्ष्म होते रहेंगे आप, उतने फायदे में रहेंगे। ठीक है, आपको अपना पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉड तरीके से करते 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 इतना जो क्रीम है वो अपने दिमाग में लेके जानी है। हर एक चीज एग्जाम में नहीं लेके जानी है हॉल में। जो बिल्कुल क्रीम है पूरे सिलेबस की, जिनसे घुमा फिरा के सवाल बन सकते हैं। अगर आप किसी भी सवाल को देखेंगे, किसी भी सवाल को, XYZ कोई भी सवाल हो, 100 के 100 सवाल उठा के देखिए, उनमें से कुछ शब्द होते हैं की पॉइंट्स जो आपको परेशान करेंगे, जिससे जो शब्द अगर आपको मालूम होगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर वो शब्द आपको नहीं मालूम होगा, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चाहे वो सवाल के किसी की टर्म की बात हो, या फिर उस 4 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट में से किसी एक की टर्म की बात हो। यस और नो? क्या ये गलत है या सही है? आप सोचिए खुद। अगर ये गलत है तो आप बताइए, या फिर सही है तो बताइए। पूरे स्टेटमेंट में एक कोई टर्म होता है जिस लेके जाइए, उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अपने साथ लेके जाइए, उनका रिवीजन कीजिए इस समय पर। समझ रहे हैं आप बात? हर एक चीज उतनी ही फोकस करनी होगी ये जरूरी नहीं है। आप कनेक्टिंग वर्ड्स पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है उसकी? जब आपको पता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दी थी, तो ये पूरा पढ़ने की क्या जरूरत है? अल्फ्रेड वेगनर 1912, बात खत्म, आगे बढ़िए। अगर आपको पता है कि दो प्लेटों के मिलने से क्या होता है, ठीक है, तो आपको ये पूरी प्रक्रिया पढ़ने की क्या जरूरत है कि एक प्लेट ये होगी, वो प्लेट दूसरी ये होगी, जब दोनों पास आते हैं एक प्लेट सबडक्ट होगी। इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको किताबें पढ़ के इस समय पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप ये पूरी प्रोसेस जानते हैं। इसमें से क्रीम क्या है? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, इसके ये रिजल्ट है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, इसके ये रिजल्ट है। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है, इसके ये रिजल्ट है। तो ये की पॉइंट्स, ये थ्योरी है, इस स्कॉलर ने दी थी इस ईयर में, ये बुक का नाम है, ये इसमें कीवर्ड्स हैं, और उन कीवर्ड्स से पूरे पूरे स्टेटमेंट बन जाएंगे जो आपके दिमाग में है। उन कनेक्टिंग वर्ड्स पर फोकस मत कीजिए। अब अगर आप इस तरह से इस अप्रोच को अपने साथ लेके जाएंगे, कम से कम समय में मैक्सिमम रिवीजन कर पाएंगे, मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल पाएंगे। और अगर आप ये सोचेंगे इस समय पर कि मैं किताब की तरह पढ़ते रहूं, मैं ऐसे रिवीजन करूं, तो ऐसा नहीं होता है। अब जैसे देखिए, ये कुछ बातें हैं, अगर इनको पूरा पढ़ा जाएगा तो मुश्किल होगा ना। हाईलाइटेड पॉइंट है, उनको देखिए आप, और हाईलाइटेड पॉइंट के बाद बस आगे बढ़िए। कितनी जल्दी हम रिवीजन कर लेंगे इन सब चीजों को, यस और नो? तो ये मैंने आपको कुछ समझाने के लिए बताया है कि अगर आप हाईलाइटेड पॉइंट्स पर फोकस करेंगे
तो आपके लिए ये काम कितना आसान हो जाएगा। बाकी चीजें पढ़ना ये लास्ट टाइम के लिए जरूरी नहीं है, उनको तो बस आगे बढ़ना है। बाकी चीजें हमारे दिमाग में है। अपनी शक्तियों को पहचानिए। बहुत सारी चीजें आप जानते हैं बाय डिफॉल्ट। ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाया है, बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल टर्म्स का ही खेल है, इसलिए टर्म्स पर फोकस कीजिए, कनेक्टिंग वर्ड्स पर फोकस मत कीजिए। हमारा फोकस गलत जगह होता है। गलत जगह से मेरा मतलब है कि हम कनेक्टिंग वर्ड्स को पढ़ने में, उनको समझने में ही रह जाते हैं, और असल जो बात है जो किसी एक शब्द में छुपी हुई है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं रहता है। उसको बस सरसरी निगाह से पढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बाकी वर्ड्स में उसका मतलब नहीं है, उस शब्द को ध्यान रखने में, उसको समझने में उसका मतलब है, उस पर फोकस करने में, उस पर ठहरने में उसका मतलब है। अगर आप उस शब्द पर ठहरेंगे नहीं तो आपको वो फिर मुश्किल ही लगेगा। 2015 से 24 तक कर लिया, 25 का क्यों नहीं किया आपने? राम सर जी आप बताइए, आपने 2025 का जो पेपर है 24 से क्या आपका मतलब दिसंबर 2024 का होगा शायद, जो कि 9 जनवरी 2025 का होगा। क्या मैं सही हूं? अगर आपने ये कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बाकी रिवीजन करते रहिए अब, और आपके पास समय रहता है तो इसको और प्रैक्टिस कर लीजिए। अपने जो रिसेंट पेपर है 9 जनवरी 2025 का, जो कि दिसंबर 2024 का ही पेपर था, यहां से लेकर कम से कम 23-24 तक, फिर 23 तक, 22 तक कर लीजिए। अपना जो सेकंड शिफ्ट है आपका, उसमें जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। 5 साल का तो कम है, थोड़ा और बढ़ाइए इसको। अभी 3 दिन है आपके पास, तो इसमें आप कम से कम 2 साल 3 साल के पेपर तो कर ही सकते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कर लीजिए। और रीसेंट पेपर्स से पीछे की तरफ जाना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर सभी को? और आपका इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक किन बातों पर फोकस करना है वो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कीजिए, कनेक्टिंग वर्ड्स पर फोकस मत कीजिए। अगर आप कनेक्टिंग वर्ड्स पर ही फोकस करेंगे तो आपके लिए प्रिपरेशन, ये एग्जाम इजी नहीं होगा, थोड़ा फिर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। और अभी ये तो पेपर 2 की बात रही। पेपर 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 से यूनिट 10 तक, जिस पर आपको फोकस करना है। पेपर 1 में, पेपर 1 में किन किन बातों पर फोकस किया जाए एग्जाम हॉल के लिए? कल भी कुछ लोगों का एग्जाम है, आपका तो 29 तारीख को है। तो पेपर 1 से संबंधित अभी 7 बजे एक क्लास होने वाली है, अजय सर की क्लास होगी, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। पेपर 1 वही मैंने आपको बताया, पेपर 1 से संबंधित अभी 7 बजे यानी कि 1.5 घंटे बाद करीब अजय सर की क्लास होने वाली है। तो पेपर 1 से संबंधित आपकी सारी समस्याओं का समाधान अभी थोड़ी देर में मिलने वाला है। तो आप इस सेशन को जरूर ज्वाइन करेंगे, और ग्रुप में इसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। बाकी हम जल्दी ही मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सेशन में। जैसे ये थोड़ा इंटरनेट की समस्या समाप्त हो जाती है, वैसे ही हम फिर एक लाइव सेशन जरूर करेंगे। अभी रिसेंट, इसके बाद आपको एग्जाम हॉल के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है उस पर भी हम जरूर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। 2015, 16, 17 पीवाई को 18, 25 तक कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लीनू, बहुत अच्छी बात है। रिवीजन कीजिए अब, और रिवीजन करते रहिए, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बस आपका यही काम है, ठीक है। तो अब आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और 7 बजे अभी अजय सर की क्लास है, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, अजय सर की क्लास को। पेपर 1 से संबंधित क्या क्या जरूरी बातें हैं, जैसे आपने अभी पेपर 2 के बारे में जानी, वैसे ही पेपर 1 के बारे में भी जानेंगे। रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, 3 दिन आपके पास है, जितना जोर लगा सकते हैं उतना जोर लगाइए। साथ ही इन सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।
ठीक है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।